नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो ये 200 प्रश्नों की सीरीज है जिसको हम फटाफट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। इसमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें तो वो है हमारी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है नंबर 2। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में भी हमारा वैदिक संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो बाकी तो इसमें तीनों हैं, इसमें हमारी संस्कृत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4 है हमारा, अपभ्रंश भाषा का काल इसमें से क्या है? तो काल पूछा गया है तो वो हमारा काल है ऑप्शन सी 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक का जो काल है वो अपभ्रंश भाषा काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो जो हिंदी की उत्पत्ति है वो शौरसेनी से मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न 6 है हमारा, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बाकी अवहट, अवहत और देशभाषा तो होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। डिंगल जो है वो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। प्रश्न 7 है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा व्योगात्मक भाषा है? तो इसमें हमारी जो व्योगात्मक भाषा है वो है ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो मोटे तौर पे जो हिंदी भाषा का प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था, शुरुआत जो मानी जाती है वो 1000 ईसा के लगभग मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो ये बनते हैं हमारे 24। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न 10 है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो मूलतः हिंदी में 2 रूप बनते हैं हमारे। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 11, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो इसमें अगर संदेश राशक के रचयिता पूछे हैं तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब्दुल रहमान जो है संदेश राशक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो धनपाल की जो रचना है वो है भविष्यत कहा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन जो मांगते हैं पहला कवि हिंदी का, वो मानते हैं सरहपाल को। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न 14 हमारा, शब्दानुशासन नामक प्राचीन का व्याकरण के रचयिता कौन है? तो जो शब्दानुशासन के रचयिता है वो है हमारे हेमचंद्र। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 15, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धन राम सॉरी ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, राम सिंह जो है वो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न 16 हमारा, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो 84 सिद्धों में जिनकी गणना होती है वो है सरहपा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17, इनमें से कौन सिद्ध कवि नहीं है? तो अगर हम सिद्ध नहीं है उनकी बात करें तो वो है हमारे ऑप्शन डी देवसेन। बाकी लुइपा, गोक्षरपा और सरहपा ये तीनों ही सिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो प्राचीनतम कृति की बात करें तो वो है हमारी ऑप्शन डी चंदायन है। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर की जो रचयिता है वो है ऑप्शन सी काशिम शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो अवधी भाषा में नहीं पूछा गया है तो वो है हमारी विनय पत्रिका। ऑप्शन ए ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है?
तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो है अनुराग बासरी। बाकी कवितावली, गीतावली, दोहावली ये तीनों ही तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक तूफान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए सदल मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो जो उन्होंने की थी वो की थी आर्य समाज की। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक थे वो थी हमारी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो जो इनकी रचना है राम प्रसाद निरंजनी की वो है भाषा योग वशिष्ठ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है 84 वैष्णव की वार्ता ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो संस्कृत हिंदी के पक्षधर थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो इसके हिसाब से लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है हमारा, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है उनके अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न 30, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो पूछी गई है हमसे, नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए मगही, क्योंकि ये हमारी जो आती है ये बिहारी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधि है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है हमारा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी हिंदी की जो नहीं है वो ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि मारवाड़ी जो है वो बिहारी हिंदी की नहीं है, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है, आपको पता भी होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही हो जाएगा। लखनऊ बाराबंकी में अवधी बोली जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? मतलब बघेली बोली कहाँ जाती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये रीवा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? मतलब कहाँ नहीं बोली जाती है? तो मथुरा, आगरा और हाथरस में तो बोली जाती है, ये नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इटावा में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो प्रश्न 36 का जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन बी मालवी, इसको मालवी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न 37 जो हमारा, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो जो नैनीताल के आसपास बोली जाती है बोली वो है हमारी कुमाऊनी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसमें हमारा, खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, ये सही है हमारा।
तो अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, कन्नौज का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है। सी ऑप्शन है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। और डी ऑप्शन है मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो इसमें आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा इसमें सत्य नहीं है कि दिल्ली ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, क्योंकि ब्रज भाषा दिल्ली में नहीं बोली जाती, तो इसलिए यही जो कथन है वो गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है वो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। ऑप्शन बी है विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। ऑप्शन सी है हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। ऑप्शन डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों तो सही हैं। जो गलत है वो है विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ऑप्शन बी, क्योंकि जो विद्यापति है वो भोजपुरी के नहीं अवधी के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो जो जिला ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो है हमारा गाजियाबाद। बाकी अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 42 है हमारा, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो वो हमारी खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल स्रोत जो है, मूल आधार है, वो खड़ी बोली है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य युग्म को छांटिए। तो पहला ऑप्शन है मैथिली विद्यापति, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधी और केशव खड़ी बोली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत है वो है हमारा केशव खड़ी बोली। ऑप्शन डी हमारा गलत उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 44, सॉरी ये प्रश्न जो आपका 40 था इसमें मैंने बोला विद्यापति अवधी के नहीं, ये मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत था। अगला देखते हैं हम 44 प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। तो ये एक आसान प्रश्न है। अगर आपको स्वर और व्यंजन मिला के आप देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 52। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, 52। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है। तो ये जो है इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्णात्मक लिपि है ये। अगला प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव दिया था ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न है 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें जो ये किया था डॉक्टर नरेंद्र देव ने। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये जो सुझाव दिया था ये दिया था काका कालेकर जी ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। ऑप्शन बी, देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। ऑप्शन डी, देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। तो अगर प्रश्न 50 के उत्तर की बात करें तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 91,
डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो किया गया था ये 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है 52। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा उच्चारण और लेखन में एक रूपता, ये भी सही है। ऑप्शन बी है हमारा शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। ऑप्शन सी है प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण। ऑप्शन डी है अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। तो इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन जो होता है वो देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि की बात करें तो वो ऑप्शन सी देवनागरी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? तो ऑप्शन देखें आप, चाहिए, के लिए, इसलिए, गए। तो इसमें जो गलत है वो है हमारा ऑप्शन बी, के लिए में जो ये है वो हमारा गलत है। अगला प्रश्न है इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो ऑप्शन है 31, 17, 49 और 6। तो इसमें जो गलत तरीके से लिखा है वो लिखा है 6। ये 6 नहीं होता, ये 6 होता है। इसके पीछे 6 के पीछे 2 बिंदियां आती हैं वो वाला। तो ऑप्शन डी इसमें गलत तरीके से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सरकारी कामकाज की राजकाज की भाषा होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? तो वो जो कहलाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो जो ये संविधान की जो धारा है वो 351 फर्स्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। ये जो राजभाषा घोषित किया गया है हिंदी को। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो एक आसान सा प्रश्न, सबको पता ही होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 60वां। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो जो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो हमारा अपभ्रंश के हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो ये है हमारा अपभ्रंश में जो लिखा हुआ है पयिम चरयु है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये जो है अपभ्रंश जो हमारा जिसका हुआ है वो प्राकृतिक के बाद हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत से हुआ है। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है? तो इसमें हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो जो कौरवी का दूसरा नाम है वो है हमारा खड़ी बोली। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो हुआ है हमारा शौरसेनी से। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न हमें अभी हमने ऊपर भी किया है। तो दूसरा नाम हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कौरवी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? तो जो उन्होंने जिसको स्थान नहीं दिया है वो है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारेहीन। अगला प्रश्न है इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी से। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है? तो ढूंढाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है हमारा ऑप्शन ए जयपुरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है तो पहला ऑप्शन है बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। ऑप्शन बी है हमारा बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन सी है हमारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। ऑप्शन डी है हमारा मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो अगर आप इसमें पहला ही ऑप्शन देखें तो ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये जो है ये गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? तो जो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमचंद ने किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ। ऑप्शन बी है सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। और ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी। और ऑप्शन डी है लल्लूलाल प्रेम सागर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि ये जोड़ा गलत है। रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो है इंशा अल्लाह खान। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, इन गामन में छोरिन के एक पीहर हैं, यह किस बोली का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ये हमारा ऑप्शन बी ब्रज बोली का वाक्य है, तो इसमें पूरा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी मैथिली। तो इसमें जो जोड़ा हमारा उचित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? तो हिंदी का एक रूप जो नहीं है वो है हमारा कोंकणी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। राजभाषा अधिनियम जो निर्मित हुआ था वो 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो जो ख श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये जो है ये क श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 80वां हमारा, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो इसमें जो है वो हो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो दक्कनी हिंदी का जो दूसरा नाम है वो है हमारा हिंदवी। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता हैं वो है हमारे शालिभद्र सूरी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कौन से हैं? तो यहाँ सबसे पहले सिद्ध पूछे गए हैं तो वो है हमारे लुइपा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, आजू हो गाय चराबुनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो जो ये पंक्ति है ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? तो जो नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े रहे हैं वो है हमारे श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
86 नंबर, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये अवभट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो आपसे पूर्वी हिंदी की बोली पूछी गई है, तो वो है हमारी सी, बघेली। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो है ब्रज भाषा की एक गद्य रचना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये हमारे गोकुलनाथ जी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, गोकुलनाथ जी 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो है हमारे नाभादास। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो हमारी बंबई में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्य समाज दयानंद, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हमारा है ऑप्शन सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, क्योंकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो एनी बेसेंट ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या ठीक नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बुंदेली पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो जो इसका उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? तो ये जो है ये ब्रजभाषा का सूचक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंदर कितने प्रदेश हैं? तो इसमें हमारा जो उत्तर है, जो हिंदी प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत हैं कितने हैं, वो हैं 10 ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सही मेल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कनौजी इटावा, ऑप्शन बी ब्रजभाषा हाथरस भोजपुरी लखनऊ, और ऑप्शन डी बुंदेली झांसी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है, तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा भोजपुरी लखनऊ। लखनऊ में भोजपुरी नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, रामायण किस भाषा में रचित है? तो ये जो रामायण है ये हमारी संस्कृत में रचित है। ध्यान देना है कि रामचरितमानस की नहीं, रामायण की बात की जा रही है, तो इसमें संस्कृत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो ये जो था ये देश भाषा था। अगला प्रश्न है हमारा, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो जो इसका उत्तर है हमारा वो है हमारा अवधी। बैसवाड़ी जो है इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? अवधी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। पहाड़ी भाषा का विकास किस ग्रंथ से हुआ है? तो ये हमारा 102 नंबर का प्रश्न है। तो जो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है ये जो हुआ है वो ऑप्शन डी खस से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से देवनागरी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो है अशोक के शिलालेख, सिंधु घाटी, जयभट्ट का शिलालेख या सारनाथ। तो जो सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है वो मिलता है जयभट्ट के शिलालेखों में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 104 नंबर का प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है?
तो ये जो है ये ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो जो दामोदर शर्मा की कृति है वो है हमारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो जो अपभ्रंश का पहला कवि है वो हम स्वयंभू को मानते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है विद्यापति कीर्तिलता, हेमचंद्र का शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा वर्णरत्नाकर और राम सिंह पाहुर दोहा। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन है वो गलत जोड़ा पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। वर्णरत्नाकर दामोदर शर्मा द्वारा रचित नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? तो जो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग था ये जो है ये जैन साहित्य में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्रांचड़ भेद किसने दिए हैं? तो ये जो दिए हैं ये दिए हैं हमें मार्कंडेय ने। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो अपभ्रंश के व्याकरण की बात की गई है, तो ये जो है ये है हमारा ऑप्शन सी शब्द अनुशासन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें से। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? तो ये जो है ये एटा में है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो फर्रुखाबाद में जो बोली जाती है वो बोली है हमारी कन्नौजी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध जो था वो गौड़िया संप्रदाय से था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 114 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये जो हुआ है लहंदा भाषा का ये हुआ पैशाची से। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी पहाड़ी भाषाओं का विकास खश अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी सिंधी भाषा ब्रांचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी असत्य है कि बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो वियोगात्मक भाषा पूछी गई है, तो वो है हमारी ऑप्शन डी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, इनमें से अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देश भाषा। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा क्या थी? देश भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो वो जो है वो आप ऑप्शन पढ़ के भी समझ सकते हैं, भरत मिलाप, हनुमान नाटक, रामाश्याम, चित्रावली। तो इसमें जो है वो जो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन सी चित्रावली। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहनी मर्रा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो है ये मुंज कवि की है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े को छांटिए। पुष्पदंत भविष्यत कहा, स्वयंभू पयुमचर्यु, राम सिंह शब्दानुशासन, देवसेन महापुराण। तो इसमें सही जोड़ा जो है वो है हमारा ऑप्शन बी। बाकी तीनों जोड़े गलत है। पयुमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है?
तो जो सत्यवती कथा के रचनाकार हैं वो है हमारे ऑप्शन बी ईश्वरदास जी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सन 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में किस महाकाव्य की रचना हुई? तो 1540 में जो महाकाव्य की रचना हुई थी वो थी हमारी पद्मावत। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इन पुस्तकों के रचनाकार को सुमेलित कीजिए। तो जो इसमें हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगर मेल करना है तो इसको देखें तो पद्मावत जो थी वो 1540 में थी, तो इसका मेल कैसे होगा 1540। और मधुमालती को देखते हैं तो ऑप्शन डी, यानी मधुमालती जो थी वो 1545। और जो मृगावत है वो हो जाएगी ऑप्शन 1503 एक। और चंदायन जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1379। तो ये हमारा इसका मेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो जो ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है वो हमारी है मृगावती। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, न किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये जो है ये है हमारा दंत्य वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? तो ये जो इंदु पत्र का संपादन था वो किया था प्रसाद जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक इनमें से कौन है? तो जो मतवाला पत्रिका थी इसके जो संपादक थे वो थे हमारे डॉक्टर निराला जी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? तो वो जो थे हमारे वो थे श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? तो जो ये थे हमारे पंजाब प्रांत के निवासी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ। ऑप्शन बी गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन सी सदल मिश्र नासिको तो व्याख्यान। ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। तो इसमें असत्य बताना है, तो जो ये रचना और रचनाकार गलत है वो है मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर, क्योंकि जो प्रेम सागर रचना है वो सदा सुखलाल जी की नहीं है, ये लल्लू लाल जी की है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो जो उसके थे उसके डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। अगर आप इसका उत्तर देखें तो जो ग है वो कंठ्य है, जो ध है वो दंत्य है, जो ल है वो अंतस्थ है, और जो च है वो तालव्य है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से मानक शूद्र कौन सा नहीं है? तो इसमें हम देखें तो 11, 53, 79, 49। तो ऑप्शन बी इसमें से हमारा जो है शूद्र नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा गद्य में करने वाले लेखक इसमें से कौन थे? तो इसमें हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई?
तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी यानी 1867 में हुई थी। ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो थे प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है तो वो थे हमारे बाबू राधाकृष्ण दास। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये जो हुआ था ये बी ऑप्शन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन देख के भी समझ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो हिंदी राजभाषा जो नहीं है वो कहाँ की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी ऑप्शन सी 1893 में। अगला प्रश्न है, व्यापक क्षेत्र में विवरित होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रभाषा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जो ये किया गया है राजभाषा आयोग का गठन, तो ये किया गया है 344 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जो किया गया था ये हमारा ऑप्शन बी बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? तो ये जो थे कवि वचन सुधा के संपादक ये थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुई थी ये हुई थी 1938 में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप देखें तो आप ध्यान दें तो जो बुंदेली है वो बोली जाती है झांसी में, अवधी जो है वो बोली जाती है लखनऊ में, ब्रज जो बोली जाती है वो आगरा में, और अगर कन्नौजी आप देखें तो इटावा में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो कुमाऊनी की बात करें तो ये हमारी उत्तरांचल की बोली है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ जो बोली जाती है वो बोली जाती है अवधी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो है ये खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 150वां, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका उत्तर जो रहेगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी रचना हुई थी।